नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बहराइच लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से बहराइच में आज जो है एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर मंच से संबोधित भी कर रहे हैं। और आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी के विजयोत्सव के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है और इस मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। और बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से यहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव जिस तरीके से एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं इतिहास में, तो उनके योगदानों को इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी सरकार को भी 11 साल पूर्ण हो गए हैं, तो इस मौके पर भी कई खास बातें उनकी ओर से कही जाएंगी। जिस तरीके से हर मंच से इस समय बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इसी की बात जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहराइच से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सोमवार को मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि तक विषय पर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियां, नीतियां और जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, ये अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो आप उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल
रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और
ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तरकाशी के पुरौला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 210 करोड़ की 55 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन योजनाओं से खेल मैदान, मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित भी किया। बोले कि ये योजनाएं क्षेत्र का भविष्य बदलेंगी, आर्थिक और सामाजिक बल इसके जरिए मिलेगा। पर्यटन, बागवानी और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है और मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। वहीं युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी। साथ ही विशेष स्टार्टअप और प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन भी किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब 31 जुलाई तक सभी पंचायतें जो है काम करेंगी। एसडीएम और ग्राम पंचायतों में एवीओ प्रशासक बनाए गए हैं और चुनाव न होने तक प्रशासक यहां की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। और अब 31 जुलाई तक सभी पंचायतें काम करेंगी। 31 जुलाई तक उनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर एक सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है, जहां पर राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम पंचायत चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह तैयार हैं, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर आड़े हाथों लेता हुआ सरकार को नजर आ रहा है और ये बात कही जा रही है। फिलहाल ये नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं जो कि जारी किया गया है, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे, विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि पंचायत चुनाव टालने का प्रयास जो है सत्ता पक्ष करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। उत्तराखंड में जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे, ये भी बड़ी सूचना सामने आई है। 7,499 ग्राम नवासी क्षेत्र और 12 जिला पंचायतों में मतदान होंगे। 10 जुलाई को वोटिंग की संभावित तारीख तय कर दी गई है। 20 जून को चुनाव अधिसूचना भी जारी हो सकती है। 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, तो 15 जुलाई से मतगणना भी शुरू होगी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है, जहां पर सभी जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। 10 जुलाई को वोटिंग की संभावित तारीख है, यानी 10 जुलाई को ये तारीख हो सकती है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर अब कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार को भ्रष्ट और अकर्मण्य बताया है और गोदियाल ने सवाल उठाया है कि आखिर समय पर पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, क्योंकि उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है आरोप भी लगाया है। पंचायतों को प्रशासकों के हवाले छोड़ चुकी है और कांग्रेस ने चेताया है कि जनता अब इस लापरवाही का जवाब चुनाव में देगी। पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार और आगे बढ़ाने के लिए कल शाम को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना में जो बातें हैं, जो दो मुख्य बातें हैं कि या तो 31 जुलाई या पंचायतों के चुनाव संपन्न होने तक जो पहले हो तब तक ये प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। मैं ये समझता हूं कि
प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये फजूल के बोझ की सरकार ये संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है कि पंचायतों में समय पर चुनाव हों, और समय पर न हुए तो अब सरकार ने इस जो कल की अधिसूचना है, इस अधिसूचना के मंतव्य को यदि ठीक से समझा जाए तो सरकार ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की, क्योंकि दोनों बातें लिखी हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़े का जिक्र किया है तभी से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा खूब चल रही है। धारचूला में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है। जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वे हमारे साथ आ गए हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम भी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे विकास के साथ ही घोड़े की तलाश कर रहे हैं। उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसार हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। ऊर्जा भवन मुख्यालय पर वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी को लेकर कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। धरना लगातार तीखा होता जा रहा है। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए ऊर्जा भवन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं कर्मचारियों ने इसे उत्पीड़न बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन और तेज होगा। आज शाम कैंडल मार्च और 11 जून से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी कर दिया गया है। अभी तक हमारे आंदोलन का तीसरा दिन है और 4 तारीख को ये सूची निकाली गई थी जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध इसलिए किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे कि सीधी भर्ती की जो सहायक अभियंता है उनको जो वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा वो उनके विभाग में ज्वाइन करने की डेट से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्ट 2008-9 के लिए बनाई गई है उसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो 30 जून 2009 होती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जून 2009 के बाद कोई भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे प्रमोशन से हों, वो 2008-9 की जो सीनियरिटी होगी उसमें नहीं लिए जाएंगे। अगले साल की जो बनेगी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2008-9 के जो प्रमोशन वाले लोग हैं उनको भी लिया है, और जो 2008-9 के नहीं है सहायक अभियंता, जो 9-10 में करंट के हिसाब से आने चाहिए, उनको भी वो 8-9 में ले लिया है, जिससे वो कन्फ्यूज़न हो गया है। देखिए, प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है। हम ये कहते हैं कि ना आप दूसरे पक्ष की सुनिए ना हमारी सुनिए, हमारी भी मत सुनिए। अनबायस्ड होके आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी होगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपने एक पैरेलल कमेटी बना दी, न्यायालय के आदेश आने के बाद एक कमेटी बना दी। उस कमेटी के सम्मुख भी हमारी बात को नहीं रखा गया और उसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय ने पहले से ही जो है खारिज किए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें, बाकी दूसरे किसी की ना सुनें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कर्मचारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेशों का पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरी स्टडी करी गई है। जितने भी आदेश माननीय न्यायालय से आए गए हैं, कमेटी द्वारा, उत्तराखंड शासन की शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो उनके आदेश है उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से। और मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पुनः आपस में बैठ के विचार कीजिए। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। ये बैठक गृह मंत्रालय कार्यालय में संपन्न हुई है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कानून व्यवस्था, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति और आगामी विकास परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।